Hello students, today we understand class 7th science chapter 1st nutrition in plants यानी कि पौधों में पोषण। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। सारे ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत लगती है? भोजन की ज़रूरत लगती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड फूड। प्लांट्स और एनिमल्स को भी किसकी ज़रूरत लगती है? फूड की ज़रूरत लगती है। फूड हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। फूड जो होता है यानी कि जो भोजन जो होता है वो कोई से भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है यानी कि बढ़ने में हेल्प करता है। फूड गिव्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। अब फूड जो होता है उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसके बाद में हमारी बॉडी में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है वो कंप्लीट होती है। द फूड डेट वी ईट कंटेन्स सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। हम जो फूड ईट करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, उस भोजन में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 6 ग्रुप में क्लासिफाई किए गए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड डेयरी फाइबर्स, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टे अलाइव। पानी की भी जरूरत लगती है हमको जीवित रहने के लिए, क्योंकि बिना पानी के भी हम जीवित नहीं रह सकते। कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट गिव अस एनर्जी टू डू टास्क एंड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स इज टू हेल्प अस ग्रो एंड डेवलप। जो प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ग्रो करना और डेवलप। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। विटामिन और मिनरल्स हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिसीजेस यानी कि बीमारियों से। एंड हिंस कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है और कौन से इसके मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के? वो all the organisms obtain their nutrients from the environment, but not all the organisms require the same nutrients, nor do they assimilate these nutrients in the same way। देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगती है इन्वायरमेंट से, और वो उनको इन्वायरमेंट से मिलता है। बट क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को एक जैसा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होता है, और वो उसको उस तरीके से एसिमिलेट भी नहीं कर सकते सब एक जैसे। The process of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition। वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी के द्वारा भोजन जो है वो खाया जाता है ना, और या सॉरी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड जो है वो खाया जाता है और उसको यूटिलाइज करके हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है उसको कंप्लीट किया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। देर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। तो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक एंड दूसरा हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हो, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, वो क्या कहलाता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसमें कौन से आते हैं? सिर्फ प्लांट्स जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि वो अपना फूड सन की हेल्प से खुद बनाते हैं। अगला आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? एक जो ऑर्गेनिज्म से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा? फूड लेगा। इसमें क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं। जैसे कि एनिमल हुए, नॉन ग्रीन प्लांट हुए, ये सब किस में आते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है, the organisms who feed on the plants directly called herbivores, for example deer, cow, goat and rabbits। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स कहा जाता है। और उसमें क्या क्या आते हैं? डियर, काउ, गोट, रेबिट, ये सारे किस में आते हैं? हर्बीवोर्स में आते हैं। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। The organisms who eat the flesh of other animals by hunting them are called carnivores, for example lion, tiger and snake। अब वो organisms जो कि किसके ऊपर डिपेंड रहते हो? फ्लैश अदर एनिमल्स के मांस के ऊपर, है ना, वो एनिमल क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स कहलाते हैं।
जैसे कि लायन, टाइगर और स्नेक, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। अब द ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, बियर एंड क्रो। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हो अपने फूड के लिए, वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ह्यूमन, बियर और क्रो। आपने देखा होगा इंसान जो होता है वो क्या करता है, फल फ्रूट भी खा लेता है, जो कि उससे कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और इसके अलावा वो मीट वगैरह भी खाता है, यानी कि मांस भी खाता है, जो कि उसको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। सेम उसी तरीके से बियर भी हो गया, क्रो भी हो गया, ये सारे क्या है, ओमनिवोर्स है। तो ये दो मोड्स हो गए न्यूट्रिशन के, कि हमको न्यूट्रिशन, पोषण जो है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो इन तरीकों से मिलेगा। अगला हमारा आगे है, the organisms that obtain food by decomposing dead plants and animals matters are called saprophytes or decomposers, and these are the modes of heterotrophic nutrition is called saprophytic nutrition। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स या फिर एनिमल, जो प्लांट्स खराब हो चुके हैं या फिर जो एनिमल मर चुके हैं, उनको क्या करता है, वो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उससे क्या मिलता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ये कौन सा न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस, ये सारे क्या है, सेप्रोफाइट्स है। ये क्या करते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें होती है उनको पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हैं उससे, और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अगला है, द ऑर्गेनिजम्स डेट फीड ऑन द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, फॉर एग्जांपल वल्चर एंड हाइना। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि स्कैवेंजर्स, उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। उसमें एग्जांपल दिए हैं वल्चर और हाइना। ये क्या करते हैं, दूसरे जो मरे हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेड बॉडी को खाते हैं। The organisms that draw food from the other organisms are called host by living or on inside or their bodies are called parasites. And this mode of nutrition is called parasitic nutrition। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होस्ट होते हैं, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने प्लांट के लिए, अपने फूड के लिए। जैसे कि या तो वो उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे या फिर उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे। इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मलेरियल पैरासाइट्स, सेवरल फंगी एंड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट या फिर दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से अपने फूड के लिए। अब अगला हमारा आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में किस तरीके से जो न्यूट्रिशन है वो उनको मिलता है, उसकी पूरी प्रोसेस बताइए। ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। द प्रोसेस बाय विच दे सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और वो प्रोसेस जिसमें ये अपना भोजन बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस में साउंड लाइक अ बिग वर्ड बट इट इज़ एक्चुअली सिंपल। अगर फोटोसिंथेसिस अगर आप पढ़ोगे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा शब्द है ये, बट ये क्या है, एक्चुअली सिंपल है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है फोटो इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर लाइट। फोटो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट। एंड सिंथेसिस इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर पुटिंग टुगेदर। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, पुटिंग टुगेदर, मतलब साथ में रखना। विच एक्सप्लेन इन द टर्म फोटोसिंथेसिस। और दोनों को जब हम साथ में रखेंगे तो इससे जो टर्म है फोटोसिंथेसिस वो बनेगी। ग्रीन प्लांट्स यूज दिस प्रोसेस टू मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इस प्रोसेस को यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। सिंस दे डू नॉट हैव टू मूव अराउंड टू फाइंड फूड, प्लांट्स स्टे इन वन प्लेस एंड कैन मेक देयर फूड एज लॉन्ग एज दे हैव 3 थिंग्स: कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सनलाइट।
अब प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है अपने फूड के सर्च में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको तीन चीज़ों की ज़रूरत लगती है। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत, फिर वाटर और सनलाइट। ये तीनों चीज़ें उनको एक ही जगह पे जब मिल जाएगी तो वो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपना फूड खुद बना लेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल दैट कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट। लीव्स में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, सन की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है। द सोलर एनर्जी चेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सुगर्स। ये जो सोलर एनर्जी है ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को दोनों को किस में चेंज कर देती है, सुगर्स में। लेटर दिस सुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू carbohydrates, fats, protein and we eat them as a cereals, pulses, fruits and vegetable। अब ये जो शुगर है ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में, जिनको हम अपने फ्रूट के फॉर्म में यूज में लेते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सबको। Thus the photosynthesis convert the solar energy into food या फिर केमिकल एनर्जी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी यानी कि जो सन की जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, यानी कि फूड एनर्जी में। ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बता रखी है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, ये दोनों रहेंगे और इसके साथ में सनलाइट रहेगी, तो इससे जो फूड बनेगा यानी कि ग्लूकोज, जिसको हम शुगर भी कह सकते हैं, और उसके साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू देयर लीव्स। और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है, और वो कहाँ पे जाती है, उनकी लीव्स में। द लीव्स हैव टीनी पोर्स ऑन देयर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स जो होती है उसमें ऊपर टीनी पोर्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। यही ये जो स्टोमेटा होता है यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इट्स स्टोमा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स विच ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब क्या होता है, हर स्टोमा जो होता है उसमें एक गार्ड सेल होती है, वो अपने आप ओपन हो जाती है और बंद हो जाती है। जैसे ही सनलाइट प्रेजेंट रहेगी तभी अपने आप ओपन हो जाएगी और अपने आप क्लोज हो जाएगी। प्लांट गेट वाटर इन द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं अपनी रूट की हेल्प से। द रूट हैव देयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट में रूट हेयर्स होते हैं, है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। द वाटर फ्रॉम द रूट हेयर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द xylem vessels in the roots, stem and the branches. They form a continuous passage for the nutrients to reach the leaf। अब क्या होता है, ये जो रूट होती है ये रूट क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और जो xylem वेसल्स जो होती है प्लांट में उसकी हेल्प से ये क्या करती है, उस वाटर और मिनरल्स को स्टेम और ब्रांचेस तक ट्रांसफर कर पाती है। द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस passage for the nutrients to the reach the leaf. Sugar, the result of the photosynthesis, is converted into starch which is a sweet in taste। अब उसमें क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो फूड बनता है वो शुगर होता है, और वो शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, जिसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है। द स्टार्च in the form of solution is transported to the stem through the veins found in the leaf। अब क्या होता है, ये जो स्टार्च है ये क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, स्टेम में ट्रांसफर हो जाएगा। किसकी हेल्प से, जो वेन्स होती है लीफ में, है ना, वो आपने देखा होगा पत्ती, अगर आप देखोगे लीफ तो उसमें आड़ी जो है वो लकीरें जैसी होती है, उसको वेन्स कहा जाता है। द स्टेम कैरीज इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द ब्रांचेस। और ये जो स्टेम है ये यहाँ पे फूड आने के बाद में ये क्या करती है, पूरे प्लांट में ट्रांसफर कर देती है ब्रांचेस की मदद से।
ये देख सकते हैं आप, ये ट्रांसपैरेशन, ये इस तरीके से प्रोसेस होती है पूरी। Did you know? In the plants such as corn, genia, and the tobacco, not only the leaves but the stem also contain chlorophyll। अब कुछ प्लांट जैसे कि कॉर्न हुआ, है ना, जेनिया हुआ और टोबैको, इनमें क्या होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो लीव्स होती है वहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इनमें स्टेम में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। दिस स्टेम आर देयरफॉर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स की स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। In plants such as the tomatoes and the grapes, there is a chlorophyll in the young fruits which take part in the food making process। अब कुछ प्लांट जैसे कि टोमेटो हुआ है या फिर ग्रेप्स हुआ है, इनमें क्लोरोफिल किस में रहती है, यंग फ्रूट्स में भी क्लोरोफिल रहती है, जो कि क्या करती है, फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स रूट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट की जो रूट है वो कंटिन्यूस क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। एक्स्ट्रा वाटर इज एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स। अब जो एक्स्ट्रा वाटर, जितने वाटर की जरूरत प्लांट को लगेगी उतना तो वो ले लेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो क्या होता है, लीव्स की हेल्प से एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज कर दिया जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वाटर की प्लांट में, वो क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है, वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। इट ऑक्योर्स मेनली एट द लीव्स व्हाइल देयर स्टोमेटा आर ओपन फॉर द पासेज ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन की, ये कहाँ होती है, लीव्स में होती है। जब स्टोमेटा ओपन होगा या फिर क्लोज होगा उस टाइम पे ये प्रोसेस जो है ये हो जाती है। But air that is not fully saturated with the water vapors will dry the surface of the cell with which it comes in contact, so the leaves lose substantial amount of the water in evaporation. The transpired water must be replaced by the transport of more water from the soil to the leaves through the xylem of the roots and stem। अब क्या होता है कि जो वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती है वो क्या करती है, रूट एब्जॉर्ब करने के बाद में जो जाइलम वेसल्स होती है प्लांट में, उसकी हेल्प से कहाँ तक, स्टेम में, और स्टेम से ब्रांचेस में जो वाटर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और वहाँ से लीव्स में भी चला जाता है, और फिर वहाँ पे जितना वाटर की जरूरत होती है उतना वाटर प्लांट के द्वारा यूज में ले लिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इवेपोरेट कर दिया जाता है। ये देखो, ये जो प्रोसेस है ये बता रहा है वो पूरी प्रोसेस ट्रांसपिरेशन की। डायग्राम में देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। सबसे पहले वाटर इज एब्जॉर्बेड बाय रूट हेयर्स, वाटर जो है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। उसके बाद में वाटर फ्लो अप टू द स्टेम एंड लीव्स थ्रू द जाइलम, और उसके बाद में वाटर जो है वो स्टेम से लीव्स में ट्रांसफर हो रहा है जाइलम वेसल्स की हेल्प से, और उसके बाद में वाटर इज लॉस्ट बाय द ट्रांसपिरेशन। वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो ये थी ट्रांसपिरेशन की पूरी प्रोसेस। अब ट्रांसपिरेशन इज एंजाइम दैट पुल्स वाटर अप फ्रॉम द रूट्स टू सप्लाई द फोटोसिंथेसिस एंड ब्रिंग्स मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स फॉर फोटोसिंथेसिस विद इन द लीफ। अब जो वाटर जो होता है वो क्या करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। वाटर जब एब्जॉर्ब होगा रूट के द्वारा तो उसके साथ में मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होंगे सॉइल से, और वो मिनरल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी भी होते हैं। इट आल्सो हेल्प टू कूल द लीव्स। डेजर्ट प्लांट्स लाइक द कैक्टस डू नॉट बियर लीव्स। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पत्तियों को ठंडा भी रखने का काम करते हैं। अब कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टस, ये क्या डेजर्ट प्लांट है, इनमें लीव्स नहीं होती है। देयर लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और थॉर्न्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। अब इनकी जो रूट होती है वो क्या होती है, मॉडिफाइड होती है स्पाइन्स में या फिर थॉर्न्स में, है ना। तो जिससे क्या होता है, जो वाटर जो है वो कम इवेपोरेट होता है या फिर ट्रांसपिरेशन होता है। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस।
ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब इनमें लीव्स नहीं होती है, फिर भी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होगी? स्टेम में। देखो ये देख सकते हो आप, कैक्टस इन डेजर्ट। अगला जो है वो एल्गे इन अ पॉन्ड। You must have seen green patches in ponds or in the other stagnant water bodies। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे पॉन्ड्स हुआ है ना, या फिर लेक हुआ, या फिर और भी कहीं पे पानी जहाँ पे भरा हुआ रहता है, वहाँ पे आप ग्रीन पैचेस देखोगे। ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं, दिस पैचेस आर कॉल्ड एल्गे। ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एल्गे कहलाते हैं। आपने हरा हरा देखा होगा, पानी के नीचे भी रहता है और ये पानी के ऊपर भी रहता है, जिसको हम काई कहते हैं हिंदी में। दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ये जो है ये ग्रीन है क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एल्गे कैन आल्सो मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गे भी अपना फूड खुद बना लेती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से फूड जो है वो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स मेक सुगर्स विच आर कार्बोहाइड्रेट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं? शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसका कंपाउंड है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। These elements are also used to synthesize other component of the food such as proteins and fats. But the proteins are nitrogenous compounds, that is they contain nitrogen। अब देखो क्या होता है कि इसके अलावा भी प्रोटीन भी प्रोड्यूस होता है ना। और प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजेनियस कंपाउंड होता है। उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्लांट के अंदर प्रोटीन बनेगा है ना, प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो प्रोटीन के लिए प्रोटीन बनेगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। तो ये नाइट्रोजन मिलती कहाँ से प्लांट को? अबाउट द 78% एयर इज नाइट्रोजन। अगर हम बात करें हमारे एटमोसफियर में तो नाइट्रोजन कितनी? 78% प्रेजेंट है। बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स नेचुरल फॉर्म। बट प्लांट उस नाइट्रोजन को नेचुरल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एब्जॉर्ब करता है, उस तरीके से जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन इट्स कंपाउंड सच एज अमोनिया। प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। These are certain types of bacteria called the nitrogen fixing bacteria that convert the gaseous nitrogen into the usable form and release it into the soil। अब कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैच करते हैं और वो किसके अंदर? सॉइल के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं। द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर। और अब ये जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन चली गई वो क्या सोल्यूबल फॉर्म में आ गई, मतलब वो पानी के साथ में घुल जाएगी। अब पानी के साथ में जब नाइट्रोजन घुल जाएगी तो जब पानी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होगा तो उसके साथ में नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस कंडीशन में नाइट्रोजन को अलग से पहुंचाने की जरूरत नहीं होती है। प्लांट खुद इस तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फार्मर्स एड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सच एज यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट टू द सॉइल। फार्मर्स यानी कि जो किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है ना, जैसे कि यूरिया हुआ या फिर अमोनियम सल्फेट हुआ, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। इस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन भी मिल जाता है दूसरे खाद के साथ में। This nitrogen is used by the plant to make protein। और ये नाइट्रोजन प्लांट के द्वारा यूज में लिया जाता है प्रोटीन को बनाने के लिए। अगली है एक्टिविटी, है ना। टू शो डेट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि किस तरीके से लाइट जो होती है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। और लाइट भी कौन सी? सनलाइट। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको मटेरियल क्या क्या लगेंगे? अ हेल्थी पोटेड प्लांट, एक गमला लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपको पौधा लगा हुआ होना चाहिए और वो पौधा अच्छा सा ग्रो किया हुआ होना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल लेना होगा आपको। आयोडीन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और इथाइल अल्कोहल और
क्लिप्स, इसके अलावा और भी कुछ जो सामान लगेगा वो आपको लेना पड़ेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। प्रोसीड्यूर करना क्या होगा आपको, प्लेस द पोटेड प्लांट्स इन द डार्कनेस फॉर 24 आवर। आपने जो गमला लिया है जिसके अंदर पौधा लगा हुआ है उसको आप क्या करो 24 घंटे के लिए अंधेरे में रख दो, है ना, ऐसी जगह रख दो जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती हो या फिर किसी तरीके की लाइट नहीं आती हो। कवर्स वन ऑफ द लीव्स पार्टली ऑन द अपर इन द लोअर पार्ट बाय द एल्यूमिनियम फॉइल टू द प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ टू सनलाइट। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, लीव्स का एक लीव्स कोई सी भी एक लीव्स का जो है वो आपको एल्यूमिनियम से ढकना है आगे की साइड से और पीछे की साइड से, ताकि सनलाइट उस तक नहीं पहुंच पाए। प्लेस द प्लेलिस्ट 4 to 5 आवर्स। अब उसके बाद में उस प्लांट को आपको कहाँ रखना है, सनलाइट में रखना है जहाँ पे सूर्य की किरण आती हो 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लग द कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट्स एंड रिमूव द एल्यूमिनियम फॉइल। आपको उस लीफ को उस प्लांट से तोड़ना है और फिर जो एल्यूमिनियम फॉइल आपने उसके ऊपर चिपकाई है उसको निकालना है। उसके बाद पुट द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव द क्लोरोफिल। उस पत्ती को आप अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, अल्कोहल के अंदर डाल दो, जिससे क्या होगा क्लोरोफिल जो है वो उसमें से रिमूव हो जाएगी। देन वॉश इट विथ इन वाटर। उसके बाद उस पत्ती को आप क्या करो पानी से धो लो। डीप द लीफ इन द आयोडीन सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट। अब जो लीफ है जो पत्ती है उसको क्या करो आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालो और वापस से निकाल लो। ऑब्जर्वेशन, अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, द इंटायर लीफ एक्सेप्ट द पार्ट कवर्ड बाय द एल्यूमिनियम फॉइल टर्न्स ब्लू। वो हिस्सा, सिर्फ वो हिस्से को छोड़ के जिसको आपने एल्यूमिनियम से ढका था उस हिस्से को छोड़कर बाकी के जो पूरा जो हिस्सा है जो है लीव्स का वो कैसा कलर हो जाएगा, उसका ब्लू कलर हो जाएगा। शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिससे ये पता चलता है कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं। दिस शोज दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और उससे ये पता चलता है कि लाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी, टू शो डेट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में हमको ये पता चलेगा कि क्लोरोफिल जो होती है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना क्लोरोफिल के भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है ये तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है ना, उसकी हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड अ हेल्थी क्रॉटन प्लांट्स with a variegated leaf, आयोडीन सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, एक वही गमला लेना है जिसके अंदर पौधा जो है वो लगा हुआ होना चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और इथाइल अल्कोहल लेना है। कीप द प्लांट इन द डार्कनेस फॉर 24 आवर्स prior इन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट टू प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस। आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले उस प्लांट को आपको कहाँ रखना है, अंधेरे में रखना है 24 घंटों के लिए। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 4 to 5 आवर। अब उसके बाद में उस प्लांट को आप कहाँ रख दो, 4 से 5 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो। प्लग वन ऑफ द लीव्स एंड पुट इन द अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। अब उसमें से एक पत्ती तोड़ो आप और उस पत्ती को आप कहाँ डालोगे, अल्कोहल जो रहेगी उस अल्कोहल के अंदर डालोगे, जिससे क्या होगा उस लीव्स में से क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाएगी। फिर वॉश द लीफ विद द वाटर एंड देन पुट इन द आयोडीन सॉल्यूशन एंड टेक आउट। अब उस लीव्स को आप पानी से अच्छे से धो लीजिए और फिर लीव्स को आपको क्या करना है, उस पत्ती को आपको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालना है। अब आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर जब आप डालोगे तो क्या होगा, द लीव शोज द ब्लू कलर एक्सेप्ट इन द एरियाज वेयर द क्लोरोफिल वाज एब्सेंट। लीव्स जो है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, सिर्फ उस हिस्से को छोड़कर जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है वो एरिया एज इट इज रहेगा और बाकी का हिस्सा जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल जो होती है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगली एक्टिविटी हमारी टू शो डेट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी में हमको ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भी जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड अ पोटेड प्लांट,
एक गमला जिसमें पौधा लगा हुआ हो, अ बोतल ऑफ कास्टिक पोटास KOH, आपको एक बोतल लेना है कास्टिक पोटास की। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रोसीड्यूर, कीप द पोटेड प्लांट इन द डार्क फॉर 2 to 3 days टू डिस्चार्ज इट। क्या करना है आपको, एक पोटेड प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है। फिर नाउ प्लेस हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ इनटू द बॉटल एंड कास्टिक पोटास एंड द रिमेनिंग पोर्शन आउटसाइड। आपको क्या करना है, आपने जो कास्टिक पोटास की जो बोतल जो ली है उसमें एक पत्ती का आधा हिस्सा जो है वो उसके अंदर होना चाहिए और आधा हिस्सा जो है वो बाहर होना चाहिए। मेक द बोतल एयर टाइट। आप उसके बाद में उस बोतल को आपको एयर टाइट करना है, जिससे कि एयर उसके अंदर जाना भी नहीं चाहिए और उससे बाहर निकलना भी नहीं चाहिए उस बोतल से। कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 4 to 5 आवर्स। उसके बाद उस प्लांट को आपको सनलाइट में रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। टेक आउट द लीफ प्लेस्ड इनसाइड द बोतल, कैरी आउट द आयोडीन टेस्ट। अब आपको क्या करना है, वो जो बोतल जो है उस बोतल को रिमूव करना है, मतलब उसमें से पत्ती को क्या करना है, निकालना है, और फिर आपको आयोडीन टेस्ट करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट हाफ द पोर्शन आउटसाइड द बोतल टर्न्स ब्लू ब्लैक while the other half becomes brown। आप ये देखो कि जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो उसमें ये पता चलेगा कि जो आधा पोर्शन जो कि बोतल के अंदर था उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, और बाकी का जो हिस्सा जो था बाहर की साइड उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया। दिस शोज दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे ये शो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टू शो डेट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, हाइड्रेलिया प्लांट लेना है आपको, बीकर, टेस्ट ट्यूब, लाइटेड स्प्लिंटर एंड वाटर फनल, ये सारे मटेरियल आपको लगेंगे इस प्रोसेस में। प्रोसीड्यूर करना क्या होगा आपको, टेक अ बीकर हाफ फीट विद द वाटर। आपको एक बीकर लेना है ना, उसको आधा पानी से भरना है। फिर नाउ प्लेस द हाइड्रेलिया प्लांट्स एट द सेंटर ऑफ द बीकर एंड कवर इट विद द फनल अपसाइड डाउन। आपको क्या करना है कि हाइड्रेलिया प्लांट जो है उसको लेना है और उसको उस बीकर के अंदर बीच सेंटर में रखना है, और उसके बाद में उस हाइड्रेलिया प्लांट को आपको किससे कवर करना है, फनल से। फनल को भी कैसे रखना है आपको, उल्टी फनल जो है वो रखना है। फिर प्लेस द टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड फनल। अब आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब को क्या करना है आपको, उसके आपने जो फनल जो रखी है उल्टी, उसके ऊपर उस टेस्ट ट्यूब को रखना है। कीप द बीकर इन द सनलाइट फॉर 2 to 3 आवर्स। उसके बाद उस बीकर को आपको सनलाइट में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। यू विल ऑब्जर्व गैस बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब्स एंड वाटर लेवल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब फॉल्स। These are the bubbles of the oxygen gas which is released during the process of photosynthesis। आप ये देखोगे कि जो आपने टेस्ट ट्यूब रखी है उसके ऊपर, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि कुछ बबल्स आपको दिखाई देंगे। वो जो बबल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन गैस के बबल्स रहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रिलीज हुए हैं। नाउ टेक आउट द टेस्ट ट्यूब्स क्लोजिंग इट्स माउथ विद अ पाम और थंब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को अलग हटाना है और उसको आपको किससे, अंगूठे से या फिर हथेली से आपको उसको क्या करना है, ढक देना है। टेक अ लाइटेड स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, जो लाइटर जो आता है जिससे आप आग जलाते हो, उसको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ले जाना है। इट स्टार्ट्स बर्निंग रैपिडली। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस जो है वहाँ पे आपको जो जलने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीजन विच सपोर्ट बर्निंग। और ये इसलिए होगा ऐसा क्योंकि क्या होगा कि जो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कोई सी भी चीज़ जब बर्न करती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस होना जरूरी होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई सी भी चीज़ बर्न नहीं होती है, वो उसको सपोर्ट करेगी इसलिए।
अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो ये तो हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। नॉट ऑल द प्लांट कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। उनमें क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड। तो अगर ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते तो ये फिर सर्वाइव कैसे करेंगे और अपना फूड जो है वो कहाँ से लेंगे। लाइक द ह्यूमन्स एंड द अदर एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द अदर ग्रीन प्लांट्स। जिस तरीके से ह्यूमन या फिर जो अदर जो दूसरे एनिमल्स है ना, वो क्या करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसी तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड। लेट अस लर्न अबाउट सम सच प्लांट्स। अब हम क्या करेंगे में से कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ये क्या करते हैं जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, होस्ट। तो ये इस तरीके से ये क्या करते हैं अपना जो फूड जो है वो उस प्लांट से ले लेते हैं जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करते हैं। जैसे कास्कुटा हुआ, अमरबिल हुआ, ये कुछ एग्जांपल्स है पैरासिटिक प्लांट के। कास्कुटा आपने नाम सुना होगा पर देखा नहीं होगा, अमरबिल तो आपने देखा भी होगा और नाम भी सुना होगा, अमरबिल। तो इस तरीके के प्लांट क्या कहलाते, पैरासिटिक प्लांट्स। अब सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट कॉन्स्टिट्यूएट्स अ सेपरेट ग्रुप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड फंगी। सेप्रोफाइट जो है ये एक अलग ग्रुप है नॉन ग्रीन प्लांट का। इसके ऊपर जो हमने जो पढ़ा था पैरासिटिक प्लांट्स वो भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, उसी तरीके से ये भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, फंगी कहा जाता है सेप्रोफाइट्स को। फंगी इंक्लूड मशरूम्स, येस्ट एंड मोल्ड्स। और फंगी में क्या क्या आते हैं, मशरूम, येस्ट और मोल्ड्स। They usually grow in a hot and humid weather and spoil many things such as leather, clothes, pickles, breads, fruits and sometimes crops. ये क्या करते हैं, ये हॉट और ह्यूमिड वेदर क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं। जैसे कि लेदर हुआ, सॉरी लेदर क्लॉथ्स हुए, पिकल्स, ब्रेड, फ्रूट्स या फिर बहुत सी बार ये क्रॉप को भी खराब कर देते हैं। Saprophytic plants or saprophytes obtain their food from the dead and decaying plants and animals. ये जो सेप्रो प्लांट्स होते हैं या फिर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं अपना फूड किससे लेते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं। दे सिक्रेट स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। ये क्या करते हैं, इनमें एक स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ये वो क्या करता है उसके ऊपर उसकी हेल्प से ये जो डिकेइंग मैटर है उसको अपने न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फंगी हाउएवर आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल। फंगी जो होती है अधिकतर हमने नाम सुना है कि फंगी जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत सारी तरीके का नुकसान होता है। पर कुछ फंगी जो होती है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होती है। सम फंगी आर वेरी यूजफुल। कुछ फंगी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे लिए। मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मशरूम जो है वो क्या है, एक तरीके की फंगी है बट उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। येस्ट आर यूज्ड इन द बेकरी टू मेक केक्स। येस्ट का यूज़ कहाँ होता है, बेकरी में होता है। और बेकरी में किस चीज़ में, केक बनाने में। पेनिसिलिन अ मैग्निफिकेंट एंटीबायोटिक इज डेवलप्ड फ्रॉम द काइंड ऑफ अ फंगस। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है और वो किससे बनती है, फंगस से। तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब आता है सेम्बायोटिक प्लांट्स। सेम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, when two organisms live together and share shelters, such a condition is called symbiosis, and the organisms are called symbiont, and such an association
इस कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और कुछ कंडीशंस होती है उसमें वो क्या करते हैं, आपस में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। ये रिलेशन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। इसमें सिम्बायोसिस, उनकी जो कंडीशन होती है उसको सिम्बायोसिस कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिम्बायोट्स होते हैं, और इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लीचेन्स आर द मेड अप ऑफ एल्गे एंड फंगी। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं हम लीचेन्स का, ये किससे बना हुआ, एल्गे और फंगी दोनों से। द एल्गे आर ग्रीन प्लांट्स, एल्गे क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड शेयर इट विद द फंगी। ये क्या करते हैं, जो एल्गी जो होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड बनाती है, और वो किसके साथ शेयर करती है, फंगी के साथ। इन रिटर्न अब उसके बदले में फंगी उसको क्या देती है, द फंगी मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द एल्गे एंड प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एल्गे। ये क्या करती है, ये जो फंगी होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है एल्गे के आसपास, जिससे उसको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और उसके बाद में वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी उसको इसी प्रोटेक्टिव लेयर से की हेल्प से मिल जाते हैं। लीचेन्स आर नॉर्मली फाउंड ग्रोइंग ऑन अ ट्रीज बार्क। आप अधिकतर लीचेस जो है वो कहाँ देखोगे, पेड़ों की छाल पे। डिकेइंग वुड, जो अगर खराब लकड़ी है तो उसके ऊपर। सॉइल रिच इन ह्यूमस, स्टोन्स, रॉक्स एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे ऐसी सॉइल जिसमें ह्यूमस ज़्यादा हो, या फिर स्टोन्स पे आप देख सकते हो, रॉक्स पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लीचेंस जो है वो दिखाई देंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स आल्सो हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनमें भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अगला जो हमारा आता है वो आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जिस तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। बट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन प्लांट तो होते हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना फूड खुद नहीं बना पाते। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी, ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, इनको नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करते हैं, मतलब जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको कैच करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं और उससे नाइट्रोजन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इस तरीके के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पिक्चर प्लांट, सनड्यू, ब्लेडर वॉर्ड्स, वेनस फ्लाईट्रेप, ये सारे क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इनको फ्लेश ईटर भी कहा जाता है। इनमें डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो क्या करता है, इन इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब रिप्लेनिशमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएगा, अब क्या होता है कि प्लांट के द्वारा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वापस से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएगा। यू नो डेट प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। हमको पता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगती है ग्रो करने के लिए। दे एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और वो न्यूट्रिएंट्स इनको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। एज अ रिजल्ट द सॉइल बिकम मिनरल डिफिशिएंट। इस कंडीशन में क्या होता है कि सॉइल जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मस्ट। अब अगर हमको वापस से उस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स लाना जरूरी होता है। अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इज अ प्रोसेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द क्रॉप। हम क्या करेंगे, मैन्योर्स ऐड करेंगे या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होगा, सॉइल है या फिर हमारी जो क्रॉप है उसमें हम ये ऐड करेंगे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स, तो इससे क्या होगा, वापस से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे। Manures are the plants and the animals waste that are used as a source of plant nutrients. Manure जो है वो क्या है, प्लांट और एनिमल का वेस्ट है जिसको प्लांट न्यूट्रिएंट्स के यूज में लिया जाता है। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन। इनमें इस कंडीशन में क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है
ये जब डिकम्पोज होगा तो इस कंडीशन में ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे इसके। द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग वेस्ट फ्रॉम द एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड वेजिटेबल सोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज ओल्ड एज एग्रीकल्चर। क्या होता है, एग्रीकल्चर में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत पहले से चलती आ रही है। क्या करते हैं कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, है ना, या फिर वेजिटेबल्स के जो सोर्सेज होते हैं, इनसे क्या किया जाता है, पूरा वेस्ट जो है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर कहाँ डाला जाता है, एग्रीकल्चर, यानी कि हमारा जो खेत जो होता है उसमें डाला जाता है। मेन्योर्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमन एंड प्लांट्स, रेसिड्यूज विच कंटेन द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म। ये जो मेन्योर होता है इसमें ये किससे मिलता है हमको, प्लांट, एनिमल या फिर वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है। मतलब जो डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनको पूरा तरीके से डिकम्पोज किया जाता है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म होता है ये। सिंथेटिक केमिकल्स कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। अब ऐसे केमिकल न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर केमिकल या फिर केमिकल सब्सटेंस जिनके अंदर यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डेट कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब ये जो फर्टिलाइजर्स जो होता है ना, ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या रहता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है प्रेजेंट। Manures with the low nutrients contains per unit quantity have longer residual effects besides improving soil physical properties compared to the fertilizers with the high nutrient contents combined in the form of the ammonia NH4 or nitrate NO3। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन या फिर अमोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंबाइन की जाती है और इससे बनाया जाता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव अ सेंट्रल रोल इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी एंड दस फॉर लाइफ सपोर्ट ऑन द अर्थ। तो इसके कारण ही क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, जिससे कि क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर चली जाती है और उससे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, अमोनियम एक्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस में चेंज करते हैं, नाइट्रेट में या फिर अमोनियम में, और भी अलग तरीके से चेंज करते हैं उसको, और फिर उसको प्लांट के द्वारा यूज में ले लिया जाता है। बाय द प्रोसेस टर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। दिस बैक्टीरिया आर आइदर फ्री लिविंग और यंग or form symbiotic associations with the leguminous plants or other organism. Other the bacteria brings about transformations of nitrate to the nitrogen gases. Many bacteria and the fungi degrade organic matters, releasing fixed nitrogen for reuse by the other organism. अब क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है और उसके बाद में उसको सोइल के अंदर फिक्स कर देता है, जो इसकी हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। अब न्यूमरस लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑक्योर्स इन द सॉइल विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम इन देयर रूट्स नोडल्स। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है, वो ग्रो करते हैं, तो उनकी रूट में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो भी ग्रो करता है साथ में। द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस आर द रूट नोडल्स फॉर लेग्यूमिनस सच एज पीस, बीन्स, क्लोवर्स एक्सेट्रा। अब ये जो बैक्टीरिया ये अधिकतर किस में, पीस में, बीन्स में या फिर क्लोवर में, इन प्लांट्स में पाया जाता है। In these leguminous associations, the bacteria usually are rhizobium species. इसमें जो अधिकतर जो बैक्टीरिया रहता है वो राइजोबियम स्पीसीज का होता है। But the root nodules of the symbionts, chickpea and some other leguminous are found by the small celled rhizobia termed the Bradyrhizium nodules
on the some tropical leguminous plants are formed by yet other genera. In all cases, the bacteria invades the plants and cause the formation of nodule. क्या होता है इसमें कि राइजोबियम के कुछ अलग अलग तरीके के जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो नोडुल्स जो होते हैं नीचे जो रूट में जो चीज़ें जो होती है उसको नोडुल कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वहाँ पे फिक्स कर देता है, और इसके बदले में उस बैक्टीरिया को क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है उस रूट से, और उसका जो फूड जो है वो भी उसको उसकी रूट से, उस प्लांट की रूट से मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है।